विषयों पर मुझे बात करनी है। उसमें सबसे पहला विषय जो है, सेवा बस्ती में जाने वाले कार्यकर्ताओं को क्या सावधानी लेनी चाहिए। अभी जैसे हम देखते हैं कि जहां पे भी कोविड का प्रमाण ज्यादा है, मतलब केसेस ज्यादा है और उनको आइसोलेट किया गया है घर पे, हमने देखते हैं कि पुलिस ने कई बैरिकेड्स लगाए हैं और वो एरिया को सील कर दिया है या कुछ आसपास के एरिया को सील कर दिया। ऐसे सेवा बस्तियों में वायरस का प्रमाण ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में अगर 4 से 5 सदस्य इस बीमारी से पीड़ित है तो निश्चित रूप से उसका संक्रमण होने का प्रमाण भी ज्यादा रहेगा। हमने बहुत सारी बार देखा कि एक ही घर में 4-4, 5-5 लोग अफेक्टेड है, एक घर में एक या 2 व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, तो वो भाग में ज्यादा से ज्यादा वायरस का परसेंटेज होने का डर लगा रहा है। तो हमें क्या सेवा कार्य तो करना है, पर उस कार्य को चलाते हुए हमें क्या क्या सावधानी लेनी है, जिससे कि हमारा सेवन सेवक कार्यकर्ता बंधु उस बीमारी के चपेट में ना आए। सबसे पहले तो आग्रह है कि 1 तारीख से जो ये शुभारंभ लसीकरण का हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बड़ी मात्रा में अपना लसीकरण कर लेना चाहिए। उसके लिए निश्चित रूप से 2 दिन बचे हैं। आज जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कार्यक्रम को शुरुआत कर दी गई है। आवाज नहीं। उसके तहत हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, और जिन कार्यकर्ताओं का वैक्सीनेशन हो गया है, जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं और जो स्वस्थ है, जिन्हें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, ऐसे बस्तियों में जहां वायरल लोड ज्यादा है वैसी एक टोली बनाए जो कि इस बस्ती में जा सकती है, क्योंकि वो पहले से प्रोटेक्टेड है और एक वैक्सीन का डोज भी उनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकता है। दूसरा प्रोटेक्शन जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास में है इससे बचने का, वो है मास्क। जो अच्छा क्वालिटी का मास्क आपको पहनना है वो है N95 और N99। ये 2 मैं मास्क आपको बता देता हूँ। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि N95 मास्क, इसमें 5 लेयर है और ये 5 लेयर का जो मास्क है आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन यानी 95% प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसको N95 कहा गया है। N99 मास्क भी दिखने में इसी प्रकार का है, पर इसमें लेयर्स हमने बढ़ाई है। N99 में 9 लेयर्स है और इससे पेनिट्रेट होने का वायरस का डर या खतरा बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको 99% प्रोटेक्शन देने वाला मास्क हम कहते हैं। अगर ये दोनों मास्क को हम जोड़ देते हैं तो ये डबल मास्क होता है। डबल मास्क यानी डबल जिंदगी, ये आप ध्यान में रखिए। अगर हमको हमारी जिंदगी प्रोटेक्ट करना है और बढ़ाना है तो हमको डबल मास्क पहनना पड़ेगा, जैसे कि मैंने धारण किया है। मास्क पहनते वक्त आपका नाक का हिस्सा, आपका मुंह का हिस्सा और आपका चिन्ह पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। इसको बार बार, ये एरिया डेंजर जोन है, इसको आप बार बार हाथ ना लगाएं। जब भी आपको कुछ करना है तो आप शरीर पे कहीं पे भी हाथ लगा लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आप ये एरिया को डेंजर जोन करके पकड़िए और इसको बार बार आप हाथ ना लगाएं। जब भी आप इसको हाथ लगाना चाहते तो मैंने स्टेरिलियम हाथ में लिया, पूरे तरीके से अच्छे से पोंछ लिया और फिर सिर्फ मास्क को मैंने निकाला और अलग किया आराम से, और कहीं पे भी मैंने टच नहीं किया। जब भी मुझे अप्लाई करना है मैंने फिर से लगाया और छोड़ दिया। अनेक लोग इसको ऊपर नीचे करते हैं, कोई ऊपर नीचे करता है, कोई ऊपर करता है। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि वायरस यहाँ पे भी बैठ के हो सकता है, वायरस यहाँ पे भी हो सकता है। आप जब उसको नीचे करेंगे इमीडिएटली वायरस इस पे अटैक कर लेगा और आपके नाक में, श्वसन नलिका में जाने की संभावना है। दूसरा प्रोटेक्शन जो घरगुती उपाय जो हमारा प्रचलित है, उसमें अनु तेल, जिसको कि सरसों का तेल हो, नारियल तेल हो या अन्य कोई भी तेल को आप नॉस्ट्रिल्स के अंदर लगा ले, ताकि वायरस का पेनिट्रेशन भी अगर हुआ तो वो ज्यादा देर समय तक के म्यूकोजा को पकड़ के ना रखे और म्यूकोजा को छोड़ दे। तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि हम भाप ले लें पहले ही, ताकि हमें अच्छी इम्यूनिटी, जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है, वो मिलती रहे। विटामिन सी की गोली का टैबलेट का सेवन हम करें ताकि हमको इंस्टेंट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मिलते रहता है। चौथा इंपॉर्टेंट है च्यवनप्राश। अगर हम च्यवनप्राश का वापर करते हैं, जैसे हम उठते हैं, ब्रश करते हैं हमारा दिनचर्या की जो शुरुआत है उसमें हम टॉयलेट से आते हैं, उसके बाद आपको खाली पेट जितना च्यवनप्राश आपके शरीर के लिए उपयुक्त है और जितना च्यवनप्राश आपको अच्छा लगता है उतने च्यवनप्राश का आप सेवन करें। इससे आपकी इंस्टेंट इम्यूनिटी मिलती है और आपको म्यूकोजल इम्यूनिटी भी मिलती है। दूसरा लक्ष्मी विलास वटी है, कंठामृत है और
लवंग आदि वटी ये हमेशा आपके मुंह में रखें और उसका सेवन करते रहें। कंठादिवटी आपको जो वायरस लॉजमेंट है उसमें अवरोध पैदा करती है और आपको वायरस से बचने के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। उसी प्रकार से लवंगादिवटी भी काम करती है। शहद का अनन्य साधारण महत्व है। अगर आपने देखा होगा जो पुरातन समय में या भूतकाल में अगर हम जाते हैं तो हमारे दादी दादा लोग शहद हल्दी का चाटन देते थे जब भी हमको सर्दी खांसी बुखार होता था। तो इस प्रकार के वायरसेस आते थे। ये भी सर्दी बुखार खांसी का वायरस है, सिर्फ इसने अपना कपड़े बदले हैं या स्ट्रेन बदले। तो हल्दी क्या करता है, हल्दी और शहद का इसलिए महत्व ज्यादा है, हल्दी हमारा एजिंग प्रोसेस को रोकती है। मतलब जो सेल्स का निर्माण चलते रहता है उसमें कुछ सेल मर जाते हैं और कुछ सेल निर्माण होते रहते हैं दिन ब दिन। हल्दी निर्माण होने वाले सेल्स को रिस्पॉन्स करती है और इसी वजह से नए सेल्स बहुत तेज गति से बढ़ते रहते हैं। और डेड सेल्स को, जिसको हम के बोलते हैं कि जिसका काम नहीं है, उसको क्लीनिंग का प्रोसेस फास्ट तरीके से करने का काम हल्दी करता है। शहद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें वैक्स कोटिंग जो मटेरियल रहता है, जो बायलिपिड लेयर हम कहते हैं हमारी भाषा में, वो वायरस की जो बाहर की जो आवरण है, अगर आपने गौर से देखा होगा, वो भी लिपिड से बना हुआ है। और वो लिपिड्स पे जो रेड रेड डॉट्स आपको दिखते हैं वो प्रोटीन स्पाइक्स रहते हैं, जिसको एंटीजन स्पाइक्स बोलते हैं। तो शहद क्या करता है कि वो जैसे ही हम सेवन करते हैं उसका, तो वो स्पाइक्स को वो न्यूट्रलाइज करता है और एंटीलॉक सिस्टम में डाल देता है। इसीलिए वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद भी हमको डिसीज नहीं होता है। डिसीज होने का जो प्रमाण है वो हमको कम दिखाई पड़ता है। तो ये उसकी एक खासियत है। इसलिए कुछ बिंदुओं पे हमें जो काम करना पड़ रहा है उसमें हम देखते हैं कि वायरस का प्रमाण अगर थोड़ा सा ज्यादा हमको लगता है तो इसमें इस जो छोटे छोटे नुस्खे हैं उसको हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। जिस बस्ती में पीपीई किट का वापर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। हम जो हॉस्पिटल में जाते हैं सिर्फ आईसीयू में पीपी का वापर होना चाहिए। कम्युनिटी में पीपीई का वापर करके ज्यादा फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है जो आईसीएमआर के गाइडलाइंस जो मैंने पढ़ी है। आईसीयू में क्यों ज्यादा इसका महत्व है, क्योंकि वहां पे वायरस का जो ट्रेवलिंग है वो 10 से 15 फीट भी हो सकता है। नॉर्मली कम्युनिटी में जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है, सूर्य प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्रॉस वेंटिलेशन है, किसी के घर भी हम जाते हैं पर उसकी खिड़कियां खुली है और उसके घर के सदस्य पॉजिटिव है, हम वहां पे जाते भी है, तो हम सिर्फ मास्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे भी अगर आप छूते हैं तो उसको आपके चेहरे पे या मास्क पे आप हाथ ना लगाए, बस इतनी विनती मैं आपसे करता हूँ। तो पीपी हम सिर्फ आईसीयू में पहनेंगे, कम्युनिटी में नो पीपी, हम बिंदास जा सकते हैं। रुमाल हो या फिर कपड़े का मास्क हो या फिर आपने जो फैंसी मार्केट में मास्क उपलब्ध हो, उसका इमीडिएटली त्याग देना चाहिए, उसकी होली कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसका कोई महत्व नहीं है, उससे 0% प्रोटेक्शन है और उससे ज्यादा फैलाव इस वायरस का हो रहा है, जो कि हमको रोकना है। जिस घर में हम जाते हैं उस घर में भी हम अनिवार्य रूप से वो व्यक्ति N95 मास्क पहने या डबल लेयर ट्रिपल लेयर मास्क पहने, इस प्रकार का हम उसको निर्देश देने वाले। तो ये हो गई हमारे सेवा बस्ती में जाने से पहले की जो तैयारी हम करते हैं। उसके लिए हम 8 से 10 लीटर का पानी का सेवन आप कर ले। जब आप मैक्सिमम पानी पीते हैं तब आपकी इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो एक बार आपको पता है कि मैं 1 घंटे में ये पूरी लाइन करने वाला हूँ, सेवा बस्ती में घूमने वाला हूँ, या आधे घंटे में ये लाइन करने वाला हूँ, तब तक के आप मास्क ना निकाले, आप पानी भी ना पिए, आप चाय भी ना पिए। ये कोई पिकनिक नहीं है कि हम किसके घर में जा रहे हैं, ना बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हमें हमारे काम को विकल्प विरहित हमारा संकल्प हो, इसका कोई विकल्प नहीं है, हमको जाना ही है। और पुरुषार्थ हमारा इतना ज्यादा ये होना चाहिए कि हमने जो ठान लिया उसको करके आना है। तो अखंड पुरुषार्थ के भावना से हम जाएंगे और इस काम को अंजाम दिए बगैर हम वापस नहीं आने वाले। और आएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार को स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। इस भावना से हमको मानसिक तैयारी करके जाना है। ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है कि हम उसको टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। डॉक्टर्स हम लोग तो विदाउट ग्लोव्स अभी टच, और पहले खूब सारा पहनते थे, पहले पीपी किट पहनते थे, मास्क पहनते थे, शील्ड पहनते थे। ये सारी चीजें जो है वो गौण है, सिर्फ मास्क हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने वाला है, जिसको कि हम, और हमारी इम्यूनिटी, सब खेल इम्यूनिटी का है।
अगर आप इम्यूनिटी स्वस्थ बना के रखेंगे, आप इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट करेंगे, आपकी ताकतवर इम्यूनिटी रहेंगी, तो कोई भी वायरस आपके शरीर में आएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन तो होना ही है, क्योंकि वातावरण में, वायुमंडल में सब जगह वायरस है, पर उसकी सिवेरिटी उतनी नहीं रहेगी कि आपकी डेथ होगी या आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होगा जिससे आपको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आएगी। तो इसलिए ये चीजों का बिल्कुल आप ध्यान रखें। दूसरा जो मुझे प्रश्न जिसपे उत्तर देना है, लसीकरण और टीकाकरण के फायदे, ये अभी सर्वश्रुत है। एक मात्र ब्रह्मास्त्र हमारे पास में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, और हम खुशनसीब है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश के सर्वोपरि नागरिकता को प्राधान्य दिया, और 2 लस हमको मिली, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो 3 लस हमको मिलने वाले हैं उसमें स्पुतनिक करके रशियन लस हमें 1 मई से मिलने जाने वाली है, वो भी बहुत अच्छी लस है। दूसरी लस हमको मिलने जाने वाली है फाइजर की, तो फाइजर की लस हम 5 साल से लेके 18 साल के बच्चों को देने वाले हैं। इसका हमको प्रमाणित जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। थोड्या वेळाने आणून देशील झालं की ते। तो हमें 2 लस में से स्पुतनिक और दूसरा मैंने फाइजर बताया, जो कि 5 साल से 18 साल के, यानी हमारे नाती पोती और हमारे बच्चे भी अभी वैक्सीनेट होने वाले हैं। 15 मई से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें हम बच्चों को भी तेजी से वैक्सीनेट करने वाले हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक फ्लू, अभी पीडियाट्रिक कोविड बढ़ने वाला है। तो जिसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं 1500 से 2000 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। जो व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है उसने इमीडिएटली अपने बच्चे को वैक्सीनेशन देना अनिवार्य है। तीसरी महत्वपूर्ण लस हमें मिलने वाली है मॉडर्ना। मॉडर्ना एक अमेरिकन लस है जिसको हीट सेंसिटाइज बहुत है, इसलिए हमको मई में ये लस उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मई में टेम्परेचर अधिक होता है, और ये हीट सेंसिटिव लस होने के कारण हमारे पास में इसका फेल्योर रेट ज्यादा रहेगा, उससे अच्छे कारण से। इसलिए जैसे ही ठंडक का मौसम चालू होगा या बारिश चालू होगी, जो प्रदेश ठंडा है उस भाग में हम ये लस पहले पहुंचाने वाले हैं, जो कि 5 महीने से बच्चे से लेके तो हम 15 साल के बच्चों तक के ये लस देने वाले हैं। मॉडर्ना का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, वो 2500 से 3000 के रेंज में वैक्सीन का प्राइस है, पर उससे से प्रोटेक्शन आपको 99.9%, जो कि आज तक के कोई लस में उपलब्ध नहीं था। और इस प्रकार से 4 लस और एक 5वीं लस जो आने वाली है उसका नाम है नोवावैक्स, जो कि नेजल वैक्सीनेशन हम कहलाते हैं, नाक द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है। और वो वैक्सीन जो अभी वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, उसमें कौन कौन लोग हैं? स्तनदा माता यानी प्रेग्नेंट लेडीज है, जो बच्चों को दूध पिलाती है वो नहीं ले सकती है, जिसको अंडा और कुछ प्रोटीन तत्वों की एलर्जी है वो नहीं ले सकते हैं, जिसको मिर्गी की बीमारी है, और जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है, ऐसे लोगों को ये लस वर्जित है, जो अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसका नाम कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। तो ऐसे लोगों को हम कब वैक्सीनेशन दिलाने वाले हैं? जैसे ही नेजल वैक्सीनेशन हमारे पास में आ जाएगा तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये वैक्सीन दे सकते हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। जो का जैकब जोन्स करके जो हमारे अपोलो के बहुत बड़े वैक्सीनोलॉजिस्ट है, जिनके माध्यम से हमने ये लस तैयार की है, जिनके मदद से हमने ये तैयार की है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस हमने पाया है। इसका 3rd फेज ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्द हमको ये वैक्सीनेशन मिलने वाली है। वैक्सीनेशन का फायदा अगर पूछे जाएंगे तो हमने अगर भूतकाल देखा भारत का, और जो देश अपना भूतकाल ध्यान में रखता है वही प्रगति करता है, ऐसा मेरा मानना है। 3 अप्रैल 1680 में इस देश के छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, और वो भी टाइफाइड के बीमारी से हुआ। एक छोटा सा कीटाणु जिसने इतने बड़े छत्रपति की जान ली। वैक्सीन क्यों लेना चाहिए? आप सोचिए, जो कर्तावर नेता थे महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख, जिनको पूरा महाराष्ट्र चाहता था, देश भी चाहता था, राज्य मंत्री थे, पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर बचा नहीं पाए क्योंकि उनको हेपेटाइटिस नामक वायरस का संक्रमण हो गया। आने वाले समय में एकनाथ गायकवाड़ हो या फिर संजय देवतड़े हो, ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास पैसे की और साधनों की पूर्ति की कमी नहीं थी, पर उनको हम बचा नहीं पाए, और वो उनका स्वर्गवास हो गया। वैक्सीन का अनन्य साधारण महत्व इसलिए भी है कि यह हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। 1920 का आप एशियन फ्लू देखिए, उसके बाद लसीकरण का सत्र चालू हुआ। प्लेग का सत्र देखिए, 1945-60 का समय जो था उसमें प्लेग बहुत फैल चुका था, तो हैपकिन ने सबसे पहले लस का निर्माण किया और प्लेग की लस लाई, जिससे कि बहुत सारा लोगों को प्लेग होने से हम बचा पाए।
उसके बाद पोलियो की लसीकरण आई, उसके बाद स्मॉल पॉक्स का लसीकरण आया। हम सभी को यहाँ पे एक चट्टा दिखता है, वो स्मॉल पॉक्स का है, जो कि 1980 के बाद के बच्चों को नहीं लगाया गया। तो 1980 के पहले के जितने भी बच्चे जीवित है या जिनको जन्म दिया गया है, उन सभी को स्मॉल पॉक्स की लस दी गई, और उसके बाद स्मॉल पॉक्स का निर्मूलन हो गया, ऐसा डिक्लेयर किया भारत सरकार ने, और उसके बाद से हमने लस देना बंद कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं कि हम ट्यूबरकुलोसिस पे जीत हासिल कर पाए, हम पोलियो पे जीत हासिल कर पाए, हमने स्मॉल पॉक्स को जीता है, और आने वाले समय में हम कोविड को भी जीतेंगे। बस आप सभी लोगों का साथ और सहकार्य अपेक्षित है। हर भारतीय अगर साथ देगा, जल्द से जल्द लसीकरण करवा लेगा, अपना लसीकरण, अपने परिवार का लसीकरण, अपने मित्रों का लसीकरण, और उसके बाद अपनी टोली मंडल और अपने कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता हो या संघ के कार्यकर्ता हो, स्वयंसेवक हो, और बाकी जो मोहल्लावासी है, उन सभी का लसीकरण पूर्ण करने की जवाबदारी एक स्वयंसेवक के नाते मेरी। हम सभी स्वयंसेवक है और हमने हमारा शरीर वैक्सीन के लिए उपलब्ध करा दिया है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री से लेके जो प्रधान सेवक है, उससे लेके सभी लोग, हम लोग लस ले चुके हैं और हम जीवित भी है। हमने क्या प्रोटेक्शन लिए? लस लेने के अनेक फायदे हैं, और उससे हमको जब ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होने वाला है डेफिनेटली। अमरत्व की लस नहीं है, या इससे कोई अमरत्व प्राप्त होने वाला, ऐसा आप ना समझे। पर इससे जो सिवियरिटी है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का फैक्टर है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है, हमारे घर के 4 सदस्य अगर अफेक्ट हो गए, 1 लाख प्रति व्यक्ति का खर्चा अगर हम मान के चलते हैं, 4 लाख रुपए हमारे चले जाएंगे, जो कि हमें और जो क्राइसिस में है ढकलने का काम ये वायरस कर रहा है। और सिर्फ एक वायरस के ऊपर अगर 4 लाख खर्च हो गए, तो आने वाले समय में मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, और बाकी भी तो बीमारियों से लड़ना है कि सिर्फ इस पे ही स्वाहा करना है। तो हमें उस प्रकार की तैयारी भी करनी पड़ेगी कि आने वाले समय में अगर जैसे लास्ट टाइम डेंगू का अटैक हुआ था, अगर डेंगू और स्वाइन फ्लू कोविड के साथ आ गए, तो हमारी परिस्थिति कितनी दयनीय बन जाएगी, आप सोच के परे। इसलिए हमको तैयार रहना है। इसलिए 2 चीजों को हमको जरूर रूप से देखना चाहिए, एक प्राण वायु और एक जल, यानी ये दोनों जीवन। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 5 मिनट का अंतर है, अगर 5 मिनट प्राणवायु चला जाए तो सब खेल खत्म हो जाता है। इसलिए इसको हम जीवन कहते हैं। पानी जीवन है और ऑक्सीजन या प्राणवायु भी जीवन। इसलिए इसको बढ़ाने का कार्य हमारे माध्यम से मैक्सिमम हम कर सकते हैं, और इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी का संवर्धन करना पड़ेगा, और ये हमको अभी से ही सब लोगों ने सीख लेना चाहिए। और हम जब भी टोली में जाएंगे, तो हमको ज्यादा से ज्यादा इस चीजों की जरूरत पड़ने वाली। तो लसीकरण के फायदों में हम ये गिनाए कि जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है, वो बहुत गंभीर बीमारियों से, आजारों से बच चुके हैं। जैसे डीपीटी का हम लस बच्चों को देते हैं, बीसीजी का लस देते हैं, पोलियो का लस देते हैं, पीलिया का लस देते हैं। इस प्रकार से कोविड का लस भी हमको लेना है। इससे डर ये था कि ये mRNA वैक्सीन है, नई वैक्सीन है, पर इससे फायदा ये होगा कि mRNA वायरसेस जो आने वाले दिनों में आएंगे, उन सारों से हमको प्रोटेक्शन मिलने वाला। ये बहुत बड़ा फायदा इस लस के कारण। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसके बाद में जो ग्लेशियर के नीचे दबे हुए वायरसेस है, जो आने वाले समय में आएंगे, उन सारे वायरसेस से प्रोटेक्शन देने का कार्य लस। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लस को आप ना भूले, और लस को जरूर आपको लेना चाहिए। ये सारे फायदे आपको बस्तियों में भी लोगों को तक पहुंचाना है। लसीकरण कौन कर सकता है? लसीकरण सभी कर सकते हैं। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सब लोग, और आने वाले 15 मई के बाद में बच्चे भी लसीकरण मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे। उसके आने वाले 15 दिन के बाद में जैसे गर्मी का जाएंगे, तो हमारी गर्भवती माता, मातृशक्ति है, या जो नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को भी हम लस देने वाले हैं। हमारे 5 महीने से बच्चे से लेके तो 90 साल के बुजुर्ग, हमारे वयोवृद्ध देशवासियों को हम लसीकरण का लाभ करवाने वाले हैं। और इस दृढ़ता से निर्णय लेने की बात थी, वो निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया, मंत्रिमंडल ने लिया, हर्षवर्धन जी ने लिया, जिसका ये परिणाम है कि हमको सभी देशों का सहकार्य प्राप्त होने वाला है, और लस बहुत जल्दी हमको प्राप्त होने वाला है। कोविड ना हो, इसलिए नागरिकों ने क्या क्या सावधानी करने की आवश्यकता है। तो कोविड ना हो तो आप जब भी कम्युनिटी में बैठते हैं, मास्क जरूर पहने। एक व्यक्ति मास्क पहनता है, दूसरा व्यक्ति मास्क पहनता है, तो इसका स्प्रेड जो होता है वो बहुत ही कम है।
और आपके घर में भी अगर 3 व्यक्तियों को कोविड हुआ है, 2 को नहीं हुआ है, मतलब वो 2 की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है कि उनको हो गया है तो भी उनको माइल्ड स्वरूप का हो गया और आपका शरीर अच्छा नहीं था, इसलिए आपको वायरस ने जकड़ लिया। जो व्यक्ति पसीना नहीं बहाएगा, जैसे मास्टर ने अभी बताया कि हमको प्राणायाम, योगाभ्यासी मंडल योगाभ्यास सिखा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम हमारे शरीर को स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? अगर हम प्राणायाम करेंगे, हम व्यायाम करेंगे, हमारा पसीना जो बहाएगा उसको कोई भी रोग होने की संभावना नहीं। तो हमको क्या करना है? व्यायाम करने हैं, योगासन करने हैं, प्राणायाम करने हैं। इसका एक बहुत ज्यादा फायदा ये होगा कि हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती जाए। कोई अगर सुदर्शन क्रिया, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल अच्छा है। जो पसीना नहीं बहाएगा या घाम नहीं बहाएगा वो निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको वायरस खाने वाला। ये बात आप गांठ पे बांधो। जो व्यायाम नहीं कर सकते, जैसे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग है, नहीं है, थोड़ा सा शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है, नहीं, थोड़ा आलस्य करते, सभी ने अपने घर में बलून्स लाके रखना। अगर आपके पास 15-15 बलून आप फुलाने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा व्यायाम है। अभी सभी माता पिता, मोस्ट ऑफ द व्यक्ति डॉक्टर छोड़ के तो सभी लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप वेरियस गेम्स खेले जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी मैक्सिमम हो। जैसे कैंडल को जलाना और फूंक मारना। जितना मैं फूंक मारने के लिए मेरे को हवा लगती है, मैं ब्रीथ इन करता हूँ, मेरा वाइटल कैपेसिटी बढ़ता है, मेरे लंग्स एक्सपांड होते हैं और मेरे 7 करोड़ एल्वियोलाई जो है दोनों लंग्स में वो फूल जाते हैं और अच्छे से उसमें ऑक्सीजन हम भरते हैं। इस वायरस को खत्म करने के 2 प्रमुख जो है उसमें ऑक्सीजन और पानी, जैसे मैंने बताया कि जितना हम हाइड्रेट करते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, उतना वायरस से बचे रहेंगे। लास्ट समर में भी वायरस क्यों आया और ये समर में भी वायरस क्यों आया, इसका सिंपल जो उदाहरण मैं दूंगा, उसमें पानी कम पीना। हम भारतवासियों को ऑक्सीडाइज वाटर पीने की आदत नहीं है, सादा पानी पीने की आदत नहीं है। हम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी इस पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, जो कि गलत बात। हमारी बेसिक नीड, हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ चाहिए, बना हुआ है, तो इसको भी पानी से हमको भरना निश्चित चाहिए। और इसको 70% पानी से हम जब लोड करेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, तो वायरस का जो कैपेसिटी है यहाँ को पकड़ने की, म्यूकोसल इन्वेंट करने की हम जो बोलते हैं, वो कैपेसिटी कम हो जाती है और वायरस जल्दी शरीर को छोड़ देता है। जो व्यक्ति पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता, उसको इतिहास गवाह है कि उसको सलाइन लगाना पड़ता है। जो व्यक्ति पीड़ित है पर अच्छे से भोजन कर रहा है, अच्छे से खान पान कर रहा है, अच्छे से प्राणायाम कर रहा है, अच्छे से नींद ले रहा है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे उसको इन्फेक्शन कितना भी रहे। जिस वक्त हमारा ग्लूकोज शरीर का कम होता है, हमारा लीवर खराब होना होता है, लीवर पे अटैक पहला करता है और ये मसल पे अटैक करता है, इसलिए हमारे मसल्स वीक होते हैं, बहुत दुखना चालू होते हैं, हार्ट मसल वीक होते हैं। तो हमको मसल के प्राणायाम ज्यादा करना है, यानी सूक्ष्म व्यायाम हमको ज्यादा करना है। जितना हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बीच में लाएंगे, जितना हम ताड़ासन करेंगे, जितना हम उल्टा सोएंगे, जिसपे कि हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं, तो हमारे छाती को लग के और हमारे पेट को लग के एक पिलो रखें और उसके ऊपर सोने की हम कोशिश करें, तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा बढ़ता है या हमारी वाइटल कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए हम खान पान के साथ हमको इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नागरिकों को ये बताना चाहिए कि हमको अगर कोविड से बचना है तो हमको प्राणायाम करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा वो निपट जाएगा। ठीक है, तो हमको इन चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा देना है, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे कर्म किए होंगे, आशीर्वाद मिले होंगे कि हमको दैवी शक्ति इस सब चीजों से प्राप्त है। पर हम किसके ऊपर भागते हैं? मेडिसिन। डॉक्टर तुरंत बरा झाला पाहिजे, 2 मिनिटात नाही झाला तर मी तुमचं काय करेन आता मला कळून नाही राहिलं। पण एवढी तुरंतता, एवढं हे येण्यापेक्षा आपण आपल्या शरीराला 90 वर्ष रोगमुक्त कसं ठेवू शकतो की आपल्याला आजार होणारच नाही। आपलं खानपान आणि आपलं दैनंदिन जे जीवन आहे त्याला दिनचर्या म्हणू, आम्ही रात्रचर्या म्हणू, ऋतुचर्या म्हणू, याचं प्रामाणिकपणे पालन मी कसं करतो, माझं शरीर कोणत्या व्याधीने युक्त आहे, सगळ्यांचं शरीराचं वेगळं वेगळं, सबका अलग अलग शरीर का ये है, किसी को वात प्रवृत्ति है, किसी को पित्त प्रवृत्ति है, किसी को और कोई प्रवृत्ति होंगी, तो वो प्रवृत्ति के लोगों ने कैसा जीवन जीना चाहिए, इसका हमने कभी अभ्यास नहीं किया। और ये अभ्यास न करने वजह से हमने हमारे शरीर को कचरा कुंडी बना दिया कि जो भी आया आने दो, आइसक्रीम आया आने दो, फ्रूटी आया आने दो, पिज्जा आया आने दो।
जिस व्यक्ति को ये सूट नहीं है उसने ये चीजों से बचना चाहिए अगर 100 साल जीना है। जापान से बहुत कुछ सीखने लायक है, चाइना से बहुत कुछ सीखने लायक। जब जापान में हम लोग गए तो हमने पाया कि ऐसा देश जिसमें अणुबॉम्ब हमला हुआ हो, जहाँ का जीवन नष्ट होने पे था, और जहां हम ये मानते थे कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो भी जीवित नहीं रह पाता था, वहां पे उन लोग 100 साल जीते हैं। मतलब सिर्फ दादा नहीं जीता, दादी भी 100 साल जीती है, उसका बच्चा भी 100 साल, उसकी बहू भी 100 साल, उसका पोता भी 100 साल। ये 100 साल जीने का चक्र क्या है जब हमने समझा, तो उन्होंने अनन्य साधारण अपनी जापानीज जो रेमेडी है उसको महत्व दिया। ऑक्सीडाइज वाटर, वो क्या करते हैं, पानी में नींबू डालते हैं, मौसम्बी डालते हैं, एप्पल डालते हैं, और उसकी जो वनस्पति है वहां की जापानीज वनस्पति, जैसे हम तुलसी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, एलोवेरा बोलते हैं, या फिर हम गिलोय बोलते हैं, उसको डालने का, उसको शेक करते जाते हैं और पीते जाते हैं पानी, ऑक्सीडाइज पानी। रात में वो एप्पल मौसम्बी डाल के रखते हैं 2-4 अपने जार में, जो कि तांबे के हो या अन्य कोई साधन हो। बहुत ज्यादा बौद्ध संस्कृति का चलन वहां पे है, भगवान बुद्ध को वो बहुत मानते हैं, और इस प्रकार से उनका जीवन वो निभाते हैं। वो चाहे कहीं पे भी जाए, उनकी वाटर बॉटल्स 2 अपने बाजू में लटकी रहती है, और जहां पे भी दिखे वो पानी पीते रहते हैं। साइकिल्स बहुत चलाते हैं जापानीज लोग, वो बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं। प्राणायाम आप अगर देखें तो उनके ऑक्सीडाइज गार्डन है, प्राणवायु के लिए उन्होंने मैक्सिमम प्लांटेशन किया है। शहर के अंदर या सिटी या उनकी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने इतना ज्यादा प्लांटेशन किया है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन उन्होंने बढ़ा दिया है। सीमेंट के रोड है, तेज रफ्तार से वो देश प्रगति कर रहा है, एडवांस उसने टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, अणुशक्ति लाया है, भूकंप के झटके सहे है, निसर्ग की मार सही है, पर वो देश थका नहीं, हरा नहीं। और हमने एक महामारी को घुटने टेक दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भारत नहीं हो सकता। हमको इस महामारी से तो निपटना ही है। साथ में आने वाले समय में जितने भी संकट हमारे देश पे है, हमको बहुत सावधानी से, बहुत दृढ़ता से और साहस से इसका मुकाबला करना चाहिए। तो हमने शांत रूप से, दिमाग को शांत रख के, पर गनिमी कावा से हम कैसे युद्ध लड़ पाते हैं कोई शत्रु से, ये हमारे लोगों को सिखाने की बहुत जरूरत है। हमने कितना घंटा सोना चाहिए, मोबाइल का वापर कितना करना चाहिए, नेगेटिव न्यूज को कैसे हमने निग्लेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव न्यूज को हमने कैसे प्रमोट करना चाहिए। मीडिया को भी हम कहते हैं, हमारे मीडिया अनेक मित्र है, तरुण भारत में है, दैनिक भास्कर में है, सभी जगह। तो हमने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव न्यूज का ही स्प्रेड आगे करना चाहिए। सोते वक्त लैपटॉप या मोबाइल को कान के बाजू में रख के ना सोए, उससे जो रेडिएशन हजार्ड्स हमको होते हैं, आने वाले समय में हमको कैंसर होने का भी ज्यादा खतरा लगा। जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है उसके लिए शुद्धि जो चूर्ण आता है या फिर त्रिफला चूर्ण बहुत रामबाण है, जिसके कारण आपके कोलॉन की शुद्धि होना। 2 चीजों के हमेशा शुद्धिकरण पे आप हमेशा ध्यान में रखना, एक आपका चेस्ट जिसको इंस्टेंट डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, और एक आपका पेट जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको बीमारियों से पीड़ित है, चाहे उसको डायबिटिक हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, लिपिड प्रोफाइल अफेक्टेड हो, कैंसर हो। ये हमेशा देखा गया है कि जिसका पेट खराब उसका जीवन खराब। तो हमें हमारे को क्या करना है, हमको दही का सेवन करना है, हमको त्रिफला चूर्ण लेना है, हमको शुद्धि चूर्ण लेना है, जिससे कि हमारा पेट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। कडधान्य बहुत ज्यादा मात्रा में खाने, फल ज्यादा मात्रा में खाने। इंस्टेंट डिटॉक्सिफाई जो करते हैं वो फल में आते हैं अनार, सबसे बेस्ट। एक अनार 100 बीमार, इसलिए कहा गया है कि अगर जो अनार खाता है वो व्यक्ति 100 बीमार लोग भी उसके आजू बाजू घिर जाए ना, तो उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए एक अनार 100 बीमार को झेल सकता है। तो हमने अनार खाना चाहिए, हमने मौसम्बी खानी चाहिए, हमने पपाया खाना चाहिए, हमने कीवी गोल्ड फल खाना चाहिए, और हमने एप्पल खाना चाहिए। अगर ये हम खाते हैं तो ये पंच तत्व कहलाते हैं, और ये 5 तत्व अगर मिल जाए तो क्या बात। ड्राई फ्रूट्स में हमको खूब कला बहुत अच्छी रेमेडी है। खूब कला से बुखार कितना भी जाए, 102, 103, 104, वो ऐसी दवाई है कि जिससे इमीडिएटली हमको रिलीफ मिलता है। तो लोगों को हम खाने के लिए आग्रह करें कि खूब कला का सेवन करें, रागी का सेवन करें, मिलेट्स में हमारे पास में सब्जा करके आता है उसका सेवन करें, और हमने ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, मनुका और अखरोट का सेवन ज्यादा मात्रा में करना है, जिससे कि हम बचे रह सकते हैं। तीसरा, नियमित व्यायाम के आपको जो अच्छा लगे, आप व्यायाम के माध्यम से दीर्घ श्वसन प्राणायाम जैसे सुदर्शन क्रिया है, इसके फायदे सभी को पता है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि यही हमारा सुचारू रूप से लड़ने का बड़ा हथियार है। स्वस्थ आहार की जानकारी मैंने आपको दे चुका हूं कि इस प्रकार का आहार आप ले। अगर आप 4 रोटी खाते हैं, ओबेसिटी इस देश की सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है ना साहब, तो वो ओबेसिटी। जिस दिन हम ओबेसिटी को कम कर देंगे, उस दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे।
हमने देखना चाहिए कि हमारी हाइट एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ती है, जो कि 22 साल या 23 साल हम मान के चलते हैं। हमारा शादी होता है 28, 29 या 27 के आसपास। हमारा वेट उस समय में कितना था, उसको अगर हम लगातार बैलेंस करते जाएंगे ना, हमने हमारे शादी के एल्बम के फोटो हर साल की शादी की सालगिरह में देखना चाहिए कि मेरे को कौन सा ड्रेस हुआ था, मेरा पैंट कितना ढीला था, मेरा शर्ट कैसा था। वो अगर आप देखते जाएंगे ना, दिक्कत नहीं जाएगी, आप बराबर मेंटेन करेंगे। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना चाहिए, जिसको बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बीएमआई करते हैं, वो बीएमआई इंडेक्स अगर हम सबके घर में लगा देना, तो सब परेशानी हट जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आपकी हाइट इतना है, आपका वजन इतना चाहिए, आपके ये एज है, ये उम्र में आपका इतना वजन चाहिए। तो हमको ये चीज देखना है। तो हमको हमारे शादी के एल्बम हर सालगिरह पे देखने, हमारा बर्थडे जिस दिन हमारा बर्थडे रहता है, हर बर्थडे पे हमको हमारे फोटोज देखने हैं कि मैं कैसे 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 बढ़ते गए और मैं कितना हो गया हूँ, 100 किलो का हो गया। तो नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। इस देश का नागरिक मेरे को स्वस्थ चाहिए। उसको लंबे समय तक अगर मुझे टिकाना है, लंबे टेस्ट मैच के लिए खेलना है, तो उसको फिट रहना ही पड़ेगा। और उसी के लिए हमको प्राणायाम और आहार विचार वाणी और हमारा जो दैनंदिन दिनचर्या है, उसको ज्यादा अनन्य साधारण महत्व देना पड़ेगा। काढ़ा लेने की आदत बहुत अच्छी है, ये सभी हमारे मेडिसिन है। कोई बोलता है कि मैं आयुर्वेदिक दवाई या मॉडर्न मेडिसिन ये भी लूं, होम्योपैथी भी लूं, वो भी लूं, भाई लेने में क्या दिक्कत है। अब आप वनस्पति खाते हैं, आप जीरा खाते हैं, आप मिरी खाते हैं, आप मिर्ची खाते हैं, ये क्या है भाई, ये तो प्लांट्स ही है ना। निसर्ग के विरुद्ध में या निसर्ग के साथ न चलने से नुकसान हमारे शरीर को है। इसलिए निसर्ग का साथ दे। गिलोय भी नैसर्गिक वनस्पति है, अश्वगंधा नैसर्गिक वनस्पति है, सिर्फ इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। लवंग आदिवटी यानी लवंग है, जो कि निसर्ग से हमको मिलती है। इलायची हमको निसर्ग से मिलती है, जायफल हमको निसर्ग देता है, दालचीनी हमको निसर्ग देता है। ये सारे मसाले हमारे मित्र है और इनको हम किसी ना किसी माध्यम से सेवन करना चाहिए। जो गिलोय खाएगा वो 100 साल जिएगा, जो अश्वगंधा खाएगा उसका टेस्ट हमेशा बरकरार रहेगा, उसका स्मेल हमेशा बरकरार रहेगा। जो मेधावी वटी खाएगा, जिसको अखरोट बोलते हैं हम या मेधावी वटी बोलते हैं, उसका ब्रेन हमेशा तीव्र रहेगा, तेज रहेगा, वो भूलेगा नहीं कभी। तो इस चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीजें हमारे बहुत आवश्यक है। आप काढ़ा लीजिए, बहुत अच्छा है, पर अति गर्म ना ले, अति अधिक मात्रा में न ले। मेरे शरीर को काढ़ा एक औषधि है, किस मात्रा में लेनी है या आपको डिसाइड करना है कि आपको उससे अगर एसिडिटी होती है, आपको उसको गर्माहट महसूस होती है, आपको छाले आ जाते हैं, तो उसका अधिक सेवन करना। कि भैया तुकाराम भैया ने बताया कि इतना काढ़ा लेना चाहिए, तो मेरा भी प्रमाण तुकाराम भैया से डबल हो। भैया तुकाराम भैया जो है वो बहुत अधिक स्ट्रांग है, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, उनके माता पिता ने उनको अच्छे जीन्स दिए हैं, उनको सब कुछ चलता है, उनकी हाइट कद अच्छा है। भैया तुम्हारा और मेरा हाइट अगर मैं देखूं तो 5'2" है, तो मैं दीपक भैया जैसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दीपक भैया की हाइट बहुत अच्छी है। तो हमें देखना है कि मेरे हाइट के अनुसार या मेरे चव या प्रकृति के अनुसार मैं किस प्रकार का सेवन करता हूँ। भाप लेना चाहिए, पर अत्यंत गर्म यानी बहुत गर्म भाप लेके आप, अभी 45 डिग्री तापमान हमारे नागपुर का है और हम अति गर्म अगर करेंगे, भाप लेंगे, तो नुकसान जाएगा। शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो टेम्परेचर एवरेज माना जाता है वो 25 से 29 है। अगर ठंड होती है तो हमें स्वेटर पहनने की आदत होनी चाहिए, हम गर्म अपने शरीर को करते हैं 25 से 27 में लाते। वैसे अगर गर्म होता है तो हमको कपड़े कम करने चाहिए, हमने बनियान पहननी चाहिए। बाबा आमटे देखिए हमेशा बनियान और हाफ पैंट पे रहते थे। हाफ पैंट सबसे अच्छा साधन है, इससे हमारे हार्मोन्स बढ़ते हैं। जितने हम हमारे शरीर को कूल रखेंगे, एवरेज टेम्परेचर में रखेंगे, गुड हार्मोन्स का निर्माण हमारे शरीर में होते जाता है और हमको दीर्घायु मिलता है और लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए आप घर पे लुंगी हो या फिर पैजामा हो, हाफ पैंट हो, जो संघ का पहले का हमारी पोशाक रचना थी, उस प्रकार का रचना आप पहने, वो आपको अधिक दीर्घायु देगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और सबसे ज्यादा हमने जो आदरणीय हमारे सरसंघ चालक केशव बहिराम हेगड़ेवार, जो डॉक्टर भी थे और जिन्होंने प्लेग में एक अद्वितीय कार्य करके दिखाया, इस शहर में बचाने का कार्य उन्होंने किया, उसी तर्ज पे हर डॉक्टर ने कार्य करना चाहिए। अपना पर्सनल स्वार्थ भूल के इस देश को, राष्ट्रीय आपदा का ये रूप है, उसमें अपने आप को झोंक देके कार्य करने की जरूरत है। जितना जितना बन पाए चीटी चीटी के माध्यम से करते जाएंगे, छोटा छोटा एक एक जो गिलहरी है वो सभी को लेके हमको ये युद्ध लड़ना है। एक खारुताई भी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, इसलिए हमको व्यक्तिगत स्वार्थ दूर रख के रुग्ण की सेवा करनी है। एक फिक्स करे, आईएमए फिक्स करना चाहिए उन्होंने चार्जेस के, हम 2 लाख 1 लाख फिक्स डिपॉजिट ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या है, 7 लाख डिपॉजिट, 3 लाख डिपॉजिट,
कभी ऑपरेशन के लिए 7 लाख खर्चा, ये बिल्कुल नहीं चलना। और इसका प्रेशर नागरिक बना सकते हैं, नागरिकों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी चाहिए और ये करना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है तो प्रशासन को भी ठीक करने की जवाबदारी नागरिक की है, क्योंकि वो हमारे नौकर है। हम जनता है, हम सरकार है, मालिक है इस देश के, हमारे लिए वो नौकर रखे गए हैं। वो डिसाइड नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन साटा किसको कितना देना, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। वो डिसाइड नहीं करेंगे कि रेमडेसिविर क्या करना है। उसने ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। एनएमसी बोलता है कलेक्टर साहब, कलेक्टर बोलता है एनएमसी को, एनएमसी बोलता है एफडीए को। अरे ये क्या तमाशे लगा के रखे नागपुर के अंदर आप। जिस प्रकार से हम डॉक्टरी का अगर कुछ गलती हुई तो हम हमको जवाब पूछते हैं, हमारी कॉलर पकड़ते हैं, उस प्रकार से प्रशासन को भी आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी गलती क्या और क्यों हुई है। आपके एक गलती की वजह से इतने नागपुरकर मर गए, इसका जवाबदेह कौन है, जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार प्रशासन और सिर्फ प्रशासन है, ये सरकार है। उसको पूछने की ताकत आप लोगों में होनी चाहिए, आपने पूछना चाहिए। एक तहसील के ऊपर आज हल्ला नहीं होता है, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हल्ला नहीं होता, कलेक्टर ऑफिस नहीं फोड़े जाते हैं तो सिर्फ अस्पताल फोड़े जाते हैं। कुछ लोगों की गलतियों के कारण फोड़े जाते हैं, पर ऐसा ट्रेंड अगर चलता रहा तो जो प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं ऐसे भी लोग अफेक्टेड। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जहां पे गलतियां हुई है उसको सुधारने का लिए हमने स्टेप उठानी चाहिए, और उसको कारगर रूप से कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि देश हमारा है, ये बस्ती हमारी है, शहर हमारा है, ये संगठन हमारा है, ये स्वयंसेवक अपने हैं, ये लोग जनता नागपुरकर अपनी है। इनको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैसे डॉक्टर साहब ने ये रचना रची थी कि जो अफेक्टेड लोग थे उनको सिटी के अंदर वो लेके आए थे, और नॉन अफेक्टेड लोगों को उन्होंने दूर कर दिया था, सिटी के बाहर ले गए थे। प्लेग की जब महामारी आई थी उसमें उनके स्वयं अपने भाइयों ने नहीं सुनी। 2 भाई थे, उसमें से एक भाई बाहर गया, एक भाई रुक गया, एक भाई की मौत हो गई प्लेग के कारण। तो हमारे घर में भी हमने हमारे फैमिली को लगता है कि भैया हम हमारा स्वयंसेवक जा रहा है, क्यों जा रहा है, जाना नहीं चाहिए, महामारी फैल गई है, मेरे घर का एकमेव सदस्य है। पर हम अगर अपना प्रोटेक्शन स्वयं करते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय में हम अपनी थाल पेट खुद धोते हैं, खुद अपने कपड़े प्रेस करते हैं, खुद अपना खाना खाते हैं, खुद अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, तो जैसे हम सेवा बस्ती से घूम के आते हैं हमारे कपडे हम अलग करेंगे, हम उसको धुने को स्वयं डालेंगे। एक गंगाळ जे पहिलेच्या काळात होतं त्या गंगाळामध्ये डेटॉल, सॅव्हलॉन किंवा तुम्हाला अशा गोष्टी टाकायच्या जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह, त्यात ते भिजू घालायचे कपड़े। वो कपड़ों को हम अलग से धोएंगे, हम स्वयं धोएंगे। हमारे शूज को, हमारे चप्पल को प्लास्टिक में रैप करके हम सूखने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छा टेम्परेचर आने के बाद उसके कीटाणु नष्ट हो जाए। हम आने के बाद बाहरी दातुन करेंगे, उसमें नीम का छाल हो या फिर हम ब्रश करेंगे। हमने दिन में 3 बार स्वच्छता रखनी चाहिए, 3 बार या 4 बार नहाना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ, मैं भी नहाता हूँ, सभी डॉक्टर नहाते हैं। और नहाना चाहिए, घर के अंदर आने के पहले नहाना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वयोवृद्ध लोग हमारे माता पिता घर पे हैं। तो दिन में 3 ब्रश करना, दातुनी करना, आपको नहाना, जिसमें शरीर की स्वच्छता अच्छी है, जो देश स्वच्छ है, जो बस्ती स्वच्छ है, जो वार्ड स्वच्छ है, वहां पे वायरस या कोई भी कीटाणु आ नहीं सकता, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे जापानीज एन्केफेलाइटिस, चाहे कोई भी। इसलिए स्वच्छता का अनन्य साधारण महत्व है। जो लोग अत्यंत ज्यादा बस्ती में नहीं जा सकते, उन लोगों ने अपने परिसर में स्वच्छता कैसे रखनी है, अपने बाकी के लोगों को लेके उस प्रदेश को कैसा अच्छा रखना है, कैसे फूल लगाने हैं, कैसे पर्यावरण को बढ़ावा देना है, कैसे ऑक्सीजन बढ़ाने वाले प्लांट्स लगाना है, मनी प्लांट हो, गिलोय हो, नीम हो, तुलसी हो, इसका निर्माण कैसे ज्यादा अधिक मात्रा में हम कर सकते हैं, ये भी सेवा बस्ती में जाने के बाद हमको बता देना चाहिए। अगर ये सिस्टम को हम सुचारू रूप से हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे, हमारे घर के लोगों को भी हम कन्विंस कर लेंगे कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी स्वयं की भी रक्षा करूंगा और आपकी भी रक्षा करूंगा, तो वो लोग अपने को भी खुशी खुशी जाने देंगे। जैसे जिजाऊ ने शिवाजी को जाने दिया स्वराज के लिए। स्वराज की स्थापना करते हुए एक जिजाऊ माता थी जिसकी वजह से शिवाजी का निर्माण हुआ, उन्होंने उनको बल दिया और आज हम स्वराज्य का आनंद उपभोग रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आपके घर के लोगों को आश्वस्त करें, उनको समझाए कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी खुद की रक्षा करूंगा, उसके साथ लोगों को भी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त करूंगा, और इस देश की रक्षा के लिए हम दिलो जान झोंक के, अपना समय देके, अपना जो भी हमसे बन सके हमने करने चाहिए। इस बात के साथ मैं आप सभी से, आप सभी आयोजकों से, या जो भी हमारे संघ के मित्र परिवार है, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत। व्हेरियंट समजा आला तर या देशाची ऐशी तेशी होणार, आणि ते समजा आपण नाही प्रोटेक्ट करू शकलो तर आपली हालत खराब होणार, कारण आफ्रिकन स्ट्रेन वॅक्सिन दिलेल्या माणसाला सुद्धा
मृत्यूशयेवर ढकलाची ताकद ठेवतो. त्यामुळे येणाऱ्या 6 महिन्यात आपण हे वॅक्सिन मध्ये मॉडिफिकेशन करतोय आणि आफ्रिकन अच्छा. स्ट्रेनचा जो पॅटर्न आहे तो पण इन्कॉर्पोरेट करतोय. कदाचित हा. होऊ शकते की सगळ्या हेल्थ वर्कर्सला परत 6 महिन्यांनी लसीकरण एखादा डोस घ्यावा लागू शकतो, किंवा घ्यावं लागतं. देशवासियांना आपण 1 वर्षांनी परत विनंती करणार आहे की तुम्ही हा बूस्टर लावून घ्या. त्याच्यासाठी पण आपण तयारी राहा आणि याबद्दल जितके पण संभ्रम असतील त्याला दूर सारा, वॅक्सिनेट करा आणि वॅक्सिन जरूर लावा. हे तुम्हाला जीवन देईल, हे तुम्हाला चांगलं आरोग्य देईल दीर्घायू. आणि आपलं शरीर स्वस्थ ठेवा. ज्याचं मन स्वस्थ, ज्याचं शरीर स्वस्थ, त्याला कोणीही हरवू शकत नाही. त्याच्यामुळे आहार विहार आणि आपली जसं दिनचर्या आहे त्याला स्ट्रॉंग करा. आपल्या शरीराला महत्व द्या. हे सगळे नश्वर आहे. पैसा, गाडी घोडा, नातेगोती, संबंध, बायको, भाऊ, सगळे नाते हे वेगळे आहे. माणसाला जन्म दिलेला आहे देवानी. इथे काही स्टॅम्प परमनंट रजिस्ट्री करायला नाही आलोय आपण. आपल्याला ही जे दिलेलं आहे हे लीज वरची लाईफ आहे. लीज पे जिंदगी है हमारी. और लीज की जिंदगी के मजे लो. ये कोई परमानेंट नहीं कि घर मेरा ऐसा ही वह है, मेरा घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं बचने वाला है. सब एक दिन यहीं पे छोड़ के निकलना है अगली वाली जर्नी पे. तो हमको ये देना है कि ये मेरे को सिर्फ जितना जिंदगी मिली है उसका सदुपयोग कैसा हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, इस देश के लिए, मेरे मंडल के लिए, मेरे स्वयंसेवकों के लिए. मेरा देश समर्पित भाव से, मेरा शरीर समर्पित भाव से कैसा काम करे. जब तक शरीर में जान है हम सेवा भाव से कार्य करते जाएंगे. जितना हो सके, जितना जिनसे बन पड़े वो कार्य करते जाएंगे. लोगों को मदद करेंगे, स्वयं को मदद करेंगे. खुद का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा निकालने की जवाबदारी मेरी है. हमने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी लिखा है कि अगर वो व्यक्ति एडमिट होता है तो आपको 1 दिन का पैसा रोज उसके अकाउंट में जमा करना है, ताकि डॉक्टर लोग उसको परेशान नहीं करेंगे. नहीं तो बीमा लेके फायदा नहीं है. आप बीमा सेटल करते हो, 1 लाख का बिल आता है, आप 30,000 देते हो, 70,000 उसके जेब से खर्चा जाता है. ऐसे बीमा का कोई महत्व नहीं है. फेंक देना चाहिए ऐसा बीमा. उस व्यक्ति को पता है कि 30,000 की आज जरूरत है तो बीमा कंपनी ने इमीडिएटली 30,000 रुपए उसके अकाउंट में डालने चाहिए ताकि हॉस्पिटल को दे सके. इस प्रकार की रचना हम जब करेंगे तब देश का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा. इस देश को सेहत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. प्रधानमंत्री को सेहत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. निग्लेक्शन नहीं चलेगा. 1.3 जीडीपी का हिस्सा हम है हेल्थ सेक्टर में, जो कि हमारे लिए बहुत ही लज्जापूर्ण बात है. 2.1 भी अगर किया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. जनसंख्या बहुत है. कम से कम 6 से 7% जीडीपी हमको लानी पड़ेगी. सेहत रहेगी तो इकोनॉमी रहेगी, और इकोनॉमी रहेगा तो देश रहेगा. नहीं तो ऐसी ही इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाली है, खत्म होने वाली है. एक एक घर के अगर लोग, जो कर्ता पुरुष है वो मर गया, जो करने वाला 28-30 साल का लड़का अगर निकल गया तो उस घर की इकोनॉमी क्लैश होने में समय भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं. 5 मिनट की जिंदगी है. ऑक्सीजन 5 मिनट नहीं मिला तो हमारी सांसें रुकने पे आ जाती. मैं आप सबसे विनती करता हूं कि हमको इसको भी सरकार तक पहुंचना चाहिए, सभी माध्यमों से पहुंचना चाहिए कि हर व्यक्ति का, जैसे कार बीमा हो, गाड़ी बीमा लेते हैं, वैसे हर व्यक्ति का हेल्थ बीमा हो आवश्यक है और उसको तुरंत मदद मिलनी चाहिए. शरीर को हमको सर्वोपरि रखना है. हमारा शरीर रहेगा तो संगठन रहेगा, तो बस्तियां घूमेंगे और तभी देश बना पाएंगे या देश का निर्माण कर पाएंगे. शरीर ही नहीं है तो इस जो भी चर्चा हमने की उसको कोई महत्व प्राप्त नहीं रहता है. इसलिए अपने शरीर को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए. रोज आईने में देखिए, अपने आप को हाथ जोड़िए कि मैं अपने आप को पहले रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको अच्छे रखने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, उसको स्वस्थ रखूंगा तो देश को स्वस्थ रखूंगा, देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे पाऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद.